नमस्कार दोस्तों, मैं गिरिजा शंकर वशिष्ठ रिम क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं दोस्तों आप? चलिए, मैं समझता हूं अच्छे होंगे, तभी तैयारी के लिए बैठे हैं हम। तो शुरू करते हैं हम फिलहाल इतिहास, और इतिहास का इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर हम भारत का इतिहास पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, तो बात करते हैं हम सबसे पहले हिस्ट्री की, कि इतिहास विषय किसे कहते हैं। देखिए, अगर हम इसको समझने की कोशिश करें सबसे पहले कि इतिहास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स। देखिए, सबसे पहले बात ऐसी है कि हम कंसेप्चुअल बात करेंगे, एक एक टॉपिक का बिल्कुल अंदर से अध्ययन करेंगे, समझेंगे उसको। तो ये दो शब्दों के मेल से बना है फ्रेंड्स, एक है इति और एक है हास। तो इति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है ये समझाता हूं। इसके पहले मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं फ्रेंड्स। देखिए, कुछ स्टूडेंट्स स्कूल में जब पढ़ते थे या पढ़ते हैं, तो चैप्टर के लास्ट में जब कंप्लीट हो जाता है चैप्टर, तो कई स्टूडेंट्स लिखते हैं इति श्री। हो सकता है, संभवतः है, आप में से भी कई लोगों ने ऐसे लिखा हो या लिखा हुआ देखा हो। इसका शाब्दिक अर्थ होता है फ्रेंड्स द एंड। क्या अर्थ होता है इसका? द एंड। इट मींस ये समाप्त हो चुका है दोस्तों, ये बीत चुका है। तो यही मैं कहना चाह रहा हूं आपको कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। इति का शाब्दिक अर्थ होता है जो समाप्त हो चुका है। क्या अर्थ होता है इसका? जो समाप्त हो चुका है, अर्थात जो घटित हो चुका है, अर्थात जो बीत चुका है दोस्तों। तो इति का शाब्दिक अर्थ होता है जो समाप्त हो चुका है, जो बीत चुका है, जो घटित हो चुका है। अब हम बात करते हैं दूसरे शब्द की, जो कौन सा है? हास। तो हास का हम यहां पर दो अर्थों में ले लेते हैं फ्रेंड्स। तो हास का शाब्दिक अर्थ यहां पर वो नहीं होता जो क्या होता है, माइनस वाला होता है, वो हास नहीं होता है फ्रेंड्स। वो क्या होता है? वो रास होता है, उसमें रह होता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं किसकी? हास की। तो इसका मतलब होता है निश्चित रूप से, अर्थात प्रमाणिक तथ्यों पर आधारित। तो हम कैसे कह सकते हैं कि घटना निश्चित तथ्यों पर आधारित है? ऐसा हुआ ही है। इसके लिए हम निश्चित के लिए हम पढ़ते हैं हमेशा, क्या पढ़ते हैं? इतिहास के स्रोत, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, इसके लिए हम स्रोत देखते हैं। जब आगे हम पढ़ेंगे तो बात करेंगे कि स्रोत तीन प्रकार के होते हैं। एक होते हैं पुरातात्विक स्रोत, एक होते हैं साहित्यिक स्रोत, और एक होता है विदेशियों का विवरण। ठीक है, तो बात करते हैं। तो हम कह सकते हैं हिस्ट्री की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो कह सकते हैं कि अतीत में घटी वे घटनाएं जिनके निश्चित प्रमाण है, अर्थात प्रमाणिक तथ्यों पर आधारित ज्ञान क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। ठीक है, प्रमाणिक तथ्यों पर आधारित अतीत की घटनाएं क्या कहलाती है फ्रेंड्स? इतिहास कहलाती है। तो इसको मैं और ढंग से समझाने की कोशिश करता हूं फ्रेंड्स। क्या अतीत में घटी सभी घटनाएं, क्या अतीत में घटी सभी घटनाएं दोस्तों इतिहास विषय में स्थान बना पाती है? नहीं बना पाती है, क्योंकि अतीत तो हमारा कल का दिन भी था दोस्तों, और कई चीज ऐसे जिनके प्रमाण भी लिखित भी है। जैसे मान लो किसी का जन्म हुआ, किसी की मृत्यु हुई, तो नगर निगम वगैरह में उसका सर्टिफिकेट बनता है कि नहीं बनता है? तो प्रमाण है ना कि ये बंदे का जन्म हुआ, ये बंदा मर गया। लेकिन क्या वो हिस्ट्री में अपना स्थान बना पाया? नहीं बना पाया फ्रेंड्स। तो इतिहास में अतीत की वही घटनाएं स्थान बना पाती हैं जिन्होंने तत्कालीन परिस्थितियों को प्रभावित किया हो, चाहे उसने सोशियो को अफेक्ट डाला हो, चाहे उसने कल्चर पर अफेक्ट डाला हो, चाहे उसने ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल यानी सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, किसी भी रूप से जिसने समय को प्रभावित किया दोस्तों, वही विषय, वही चीजें, वही व्यक्ति इतिहास में स्थान बना पाते हैं फ्रेंड्स। जैसे हम बात करते हैं वैदिक काल की, तो वैदिक काल की बात करें तो उस समय के समाज पर, उस समय के धर्म पर, उस समय की राजनीति पर उन्होंने प्रभाव डाला है। इसी प्रकार अगर हम बात करें मौर्यों की, तो पहली वैज्ञानिक सीमाओं का निर्धारण भारत की मौर्य काल में ही हुआ था दोस्तों। तो उसने भूगोल पर, राजनीति पर प्रभाव डाला। आर्यभट्ट की बात करें तो भूगोल विज्ञान पर प्रभाव डाला। इसी प्रकार सभी को, जिनको ही हम पढ़ पाते हैं, जिन्होंने अपने समय में किसी ना किसी तरीके से समय को प्रभावित किया है दोस्तों। इज इट क्लियर? चलो, मैं समझता हूं आप समझ रहे होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं इतिहास की, कि इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है फ्रेंड्स। ठीक है, सिर्फ अभी मैं बात कर रहा हूं इतिहास की। तो इतिहास को तीन भागों में बांटा जाता है दोस्तों। अब वो तीन पार्ट्स कौन कौन से हैं हम समझते हैं वन बाय वन करके, एक एक। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा आपको, तो उसे कहते हैं हम, क्या कहते हैं? प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल। अब बात करते हैं अपन, एक एक समझेंगे। पहले तीनों में लिख दूं कि क्या क्या है। एक है आद्य ऐतिहासिक काल,
ठीक है, एक क्या है आद्य ऐतिहासिक काल और एक अपन लिख सकते हैं ऐतिहासिक काल दोस्तों। तो बात करते हैं तीनों में क्या क्या डिफरेंस है फ्रेंड्स, वन बाय वन एक एक करके। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं प्राग ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिकल एज या एरा। ठीक है, तो प्रोटो हिस्टोरिकल एरा या प्राग ऐतिहासिक काल किस इतिहास के कालखंड को कहते हैं। बात करते हैं दोस्तों जिस समय के मानव के इतिहास को जानने के लिए हमें किसी प्रकार की लिखित सामग्री प्राप्त नहीं होती है दोस्तों। तो ऐसा समय जिस समय मानव के बारे में जानने के लिए हमें क्या प्राप्त नहीं होता है, लिखित सामग्री प्राप्त नहीं होती है फ्रेंड्स। ठीक है, ऐसा समय जिस समय को जानने के लिए हमें किसी प्रकार की भी लिखित सामग्री प्राप्त नहीं होती है, वह समय क्या कहलाता है, प्राग ऐतिहासिक काल। यानी हम दूसरी भाषा में यह कह सकते हैं कि इस समय के मानव को लिखना और पढ़ना नहीं आता था दोस्तों। इसको क्या नहीं आता था, लिखना भी नहीं आता था, पढ़ना भी नहीं आता था फ्रेंड्स। ठीक है, तो वह समय जिस समय मानव को लेखन कला का ज्ञान नहीं था फ्रेंड्स, वो समय क्या कहलाता है, प्राग ऐतिहासिक काल कहलाता है। ठीक है, अब मैं इसे अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में लिखने की कोशिश करूं दोस्तों, तो इसे मैं लिख सकता हूं पाषाण काल। पाषाण काल, स्टोन एज, इस समय मानव को लेखन कला का ज्ञान नहीं था फ्रेंड्स। तो ये टोटल टाइम ऑफ पीरियड जो होगा जिसे हम स्टोन एज कहते हैं, ठीक है, ये किसके अंतर्गत चलाएगा, प्रोटो हिस्टोरिक एज या प्रागैतिहासिक काल। चलिए तो नेक्स्ट की बात करते हैं हम, आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल मीन्स हो गया है फ्रेंड्स प्री हिस्टोरिकल एज। तो ये वो समय है जिस समय मानव को लेखन कला का ज्ञान था फ्रेंड्स। किसका ज्ञान था, लेखन कला का ज्ञान था। इस समय मानव को लिखना आता था, और चूंकि जिसको लिखना आता है उसको पढ़ना भी आता है, हा? जिसको पढ़ना नहीं आता वो लिख भी नहीं सकता है फ्रेंड्स। तो उस समय मानव को लिखना आता था, लेकिन बड़ी बात यह है कि इसके लिखावट को आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। लिखावट पढ़ी नहीं जा सकी। डिटेल में बात करेंगे हम, किसकी बात करें जब आगे हम चलेंगे तो धीरे धीरे हम एक एक चीज को ढंग से पढ़ेंगे। तो आद्य ऐतिहासिक काल में इतिहास का वह कालखंड आता है जिस समय मानव को लिखना तो आता था, लेकिन उसने क्या लिखा वो हमें नहीं पता। जैसे उसने कई प्रकार के डायग्राम बनाए, मान लो उसने इस प्रकार से बना दिया फ्रेंड्स। ठीक है, मान लो उसने क्या इस प्रकार से मछली का चित्र बना दिया फ्रेंड्स, पर हमें नहीं पता कि वो इन्हें कहता क्या था। क्या वो इसे ए कहता था या बी कहता था या डी कहता था या च या मैं या कह या कुछ भी नहीं कह के ऐसे कहता था, हमें नहीं पता है फ्रेंड्स, क्योंकि हम उसकी भाषा को सीख नहीं पाए, पढ़ नहीं पाए। ठीक है, तो इतिहास का वह कालखंड जिस समय के बारे में जानकारी के लिए हमें लिखित सामग्री मिलती तो है, पर उसे अब तक पढ़ा नहीं जा सकता है। अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में मैं इसकी बात करूं फ्रेंड्स, तो इसे हम कहेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो कालखंड है फ्रेंड्स, वो किसके अंतर्गत आता है, वो आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए अब उसके बाद में अपन बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, अपन बात करते हैं ऐतिहासिक काल की फ्रेंड्स। तो ऐतिहासिक काल इतिहास का वह कालखंड है जिस समय के मानव की जानकारी के लिए हमें लिखित सामग्री मिलती है फ्रेंड्स। उस समय के मानव को लेखन कला का ज्ञान था और उसकी लिखावट को फ्रेंड्स क्या हुआ है, पढ़ा जा सका है या पढ़ा जा सकता है। ठीक है, उसने जो लिखा उसे हम आज पढ़ सकते हैं दोस्तों। तो ऐसा टाइम ऑफ पीरियड क्या कहलाता है, ऐतिहासिक काल कहलाता है। भारत के अगर परिप्रेक्ष्य में मैं बात करूं फ्रेंड्स, ठीक है, भारत के अगर परिप्रेक्ष्य में मैं बात करता हूं तो वैदिक काल, वैदिक काल से अब तक, वैदिक काल से अब तक हिस्ट्री में हम जो कुछ भी पढ़ते हैं दोस्तों, वो सारा का सारा किसके अंतर्गत जाता है, ऐतिहासिक काल के अंतर्गत जाता है।
ठीक है, क्योंकि वैदिक काल में जो लैंग्वेज यूज की गई या जिसमें लिखित सामग्री वेद लिखे गए वो कौन सी थी? संस्कृत थी। तो संस्कृत आज भी मानव को आती है दोस्तों, चाहे हो सकता है आपको मुझे हमें नहीं आती हो, लेकिन आज का इंसान संस्कृत जानता है। और उसके बाद जो भी भाषाएं मानव द्वारा यूज में की ली गई वो सारी की सारी आज का इंसान जानता है। ठीक है, तो वैदिक काल के बाद चाहे वो फिर संस्कृत के बाद प्राकृत आई हो, पाली आई हो, और फिर कालांतर में हिंदी आ गई हो या विदेशी भाषाएं आ गई हो, ठीक है, वो सभी भाषाएं आज का मानव जानता है। इसलिए वैदिक काल से लेकर अब तक का जो भी इतिहास है भारत का, वो सारा का सारा किसके अंतर्गत जाता है फ्रेंड्स? वो जाता है ऐतिहासिक काल। तो मैं समझता हूं आप लोग समझ गए होंगे। एक बार स्पीड से हम रिवाइज कर लेते हैं ताकि समझ में आ जाए दोस्तों। तो इतिहास को मुख्यतः 3 भागों में जाता है, प्रोटो हिस्टोरिकल, प्री हिस्टोरिकल और हिस्टोरिकल एरा। प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। उसके बाद में फिर हम बात करते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग का मतलब होता है जो इतिहास से पहले का इतिहास है, ठीक है, प्राग। तो इसमें लिखित सामग्री का अभाव है, इस समय के मानव को लिखना और पढ़ना नहीं आता था फ्रेंड्स, ठीक है। और ये भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करते हैं तो वो टाइम ऑफ पीरियड कौन सा है? पाषाण काल है दोस्तों। उसके बाद में आद्य ऐतिहासिक काल, ये वो समय है दोस्तों, इतिहास का वो टाइम ऑफ पीरियड है जिस समय मानव को लिखना आ गया था पर उसके लिखावट को आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता वो समय है जो आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है। उसके बाद हम बात करते हैं ऐतिहासिक काल की। तो उस समय के मानव को लिखना आता था, पढ़ना आता था और उसकी लिखावट को हम पढ़ भी पाए हैं। तो वैदिक सभ्यता से लेकर वैदिक काल से लेकर अब तक का जो भी इतिहास है वो सारा का सारा किसके अंतर्गत आ जाता है फ्रेंड्स? वो आ जाता है ऐतिहासिक काल के अंतर्गत। इज इट क्लियर? अब हम 1 बाय 1 बात करते हैं भारत के परिप्रेक्ष्य में कि भारत के इतिहास को कितने भागों में बांटा जाता है फ्रेंड्स। तो बात करते हैं भारत के इतिहास की। तो देखो फ्रेंड्स, वो जो क्लासिफिकेशन किया वो क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री था, यानी इतिहास का विभाजन था। अब मैं बात करना चाह रहा हूं क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास का विभाजन। तो भारत के इतिहास को भी दोस्तों 3 भागों में बांटा जाता है। चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें तो आप जानते ही होंगे, इसे हम कहते हैं प्राचीन भारत का इतिहास। क्या कहेंगे फ्रेंड्स इसको? प्राचीन भारत का इतिहास, ठीक है। फिर दूसरा हम बात करेंगे मध्यकालीन, मध्यकालीन भारत का इतिहास। और फिर लास्ट ऑफ ऑल हम सबसे बाद में बात करेंगे किसके? आधुनिक भारत का इतिहास। चलिए फ्रेंड्स, तो प्राचीन मतलब एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, मेडिवल इंडियन हिस्ट्री एंड मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, राइट। चलिए, तो बात करते हैं 1 बाय 1 एक एक की पढ़ेंगे हम। तो प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती है दोस्तों? तो मैं आपको मेनली टॉपिक, पहले एक बार सिलेबस को मैं ब्रीफ में नॉलेज दे रहा हूं आपको, फिर 1 बाय 1 एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं अपन सबसे पहले किसकी बात करते हैं? प्राचीन भारत के इतिहास की। तो प्राचीन भारत के इतिहास में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं उनको मैं आपको बता रहा हूं ऑरली, कौन कौन से आते हैं मुख्यतः। देखिए, एक आता है पाषाण काल, जिसको बहुत ही ब्रीफ में हम देखेंगे, उसमें से क्वेश्चन ज्यादा नहीं आते हैं पर उसका बेस तैयार होना बहुत जरूरी है। उसके बाद दूसरा टॉपिक आता है कौन सा? सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हम क्या कहते हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन। फिर वैदिक काल आता है, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, ठीक है। फिर महाजनपद काल आ जाता है, फिर जैन धर्म, बौद्ध धर्म आ जाते हैं, मौर्य काल आ जाता है, मौर्योत्तर काल में शुंग, कर्ण, कुषाण और सातवाहन आ जाते हैं। उसके बाद में गुप्त काल आ जाता है और फिर गुप्तोत्तर में हर्षवर्धन। यहां तक का टाइम ऑफ पीरियड टोटल क्या कहलाता है दोस्तों? ये कहलाता है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री या प्राचीन भारत का इतिहास। उसके बाद में हम बात में दूसरा जो टॉपिक लेते हैं वो फिर होता है हमारा कौन सा? मध्यकालीन भारत का इतिहास, ठीक है। मध्यकालीन भारत का इतिहास दोस्तों। तो मध्यकालीन अगर भारत के इतिहास की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो उसके अंतर्गत क्या क्या आ जाता है? देखिए, अरबियंस जब से आ गए हैं तब से शुरू होकर यानी 7वीं शताब्दी से लेकर औरंगजेब के काल तक का जो समय है वो सारा का सारा मेडिवल इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत आ जाता है दोस्तों, जिसमें मुख्यतः अपन सल्तनत कालीन शासक देखते हैं दोस्तों, जिसके बारे में मैं आपको याद करने के लिए कालांतर में ट्रिक भी दूंगा, जैसे गुड़ खा तसले में दोस्तों, गुड़ खा
तसले में। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है फ्रेंड्स, ये वो शासन है, राजवंश है जिन्होंने मध्यकाल पर भारत में शासन किया, या दिल्ली सल्तनत पर जिसने हुकूमत की है। मैंने क्रमशः सबको लिख दिया है, जैसे समझने के लिए मैं आपको बता दूं, गुड़ का मतलब लिया गया है यहां गुलाम वंश से दोस्तों, ये गुलाम डायनेस्टी की बात कर रहा हूं मैं। खा से लिया गया है फ्रेंड्स खिलजी, तैसे लिया गया है तुगलक, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं बात करता हूं आपकी सैसे लिया गया है सैयद, लैसे है लोदी, और अगर लास्ट ऑफ ऑल हम बात करें मैसे, तो मैसे बन जाता है मुगल। तो दोस्तों सबसे पहले जो दिल्ली सल्तनत पर शासन किया उसमें ये 1 2 3 4 5 डायनेस्टी हैं जो कि दिल्ली सल्तनत में। आप सोच रहे होंगे सर यहां लिख तो 6 रखा है, नहीं, मुगल अपने आप में शासन है, एक काल है, एक समय है, एक टाइम ऑफ पीरियड है, एक एरा है दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले गुड़ का तसले में तो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक, सैयद, लोदी और मुगल। तो इस प्रकार से हम बात कर लेंगे। तो इनका ज्यादातर टाइम ऑफ पीरियड किसके अंतर्गत आता है फ्रेंड्स? ये टाइम ऑफ पीरियड आता है आपके मडीवल इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत, जिसे हम मध्यकालीन भारत का इतिहास कहते हैं। उसके बाद में हम थर्ड बात करते हैं किसकी? आधुनिक भारत का इतिहास। तो देखा जाए तो इसकी शुरुआत हो जाती है जब यूरोपियों का आगमन होता है भारत में। 1498 में जब फर्स्ट टाइम कौन आया था? अपने वास्को डी गामा आया था। तब से शुरू होकर हम आगे तक जाते हैं। कब तक जाते हैं? जब तक भारत आजाद नहीं हो गया तब तक का टाइम ऑफ पीरियड हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में बात करते हैं। 1947 के बाद की हिस्ट्री जो है हम पॉलिटी में, आईआर में और इन टॉपिक्स में पढ़ते हैं दोस्तों। हिस्ट्री वास्तव में जो भारत में पढ़ी जाती है वो 1947 तक की ही पढ़ी जाती है, ठीक है। तो पुर्तगाली सबसे पहले आए थे और सबसे लास्ट में गए थे, इसलिए इनको कहते हैं फर्स्ट कम लास्ट गो, राइट।